और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि आपके फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं। और देख सकते हैं कि इतनी बार प्रश्न आपके पूछे गए हैं, बार बार ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और जो प्रश्न आपके हमेशा आते हैं उनका हम रिवीजन बहुत ही अच्छे से और हमेशा कराते रहते हैं। चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो अर्थात कोई गिलास है और गिलास में आप पानी यहाँ तक भरा है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा है और जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो उसका पानी का स्तर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। और ये आपका हो जाएगा, कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा कि जल का स्तर वही बना रहेगा। ठीक है, जल का स्तर वही बना रहेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है कि पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव के रूप में आयतन के बराबर होता है। मतलब जैसे ही टुकड़ा डाल दिया गया था तो टुकड़ा जैसे पहले ऑलरेडी पड़ा था और जब पिघला तो भी वही हो जाएगा। इस कारण से आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है, अर्थात जो आपका वातानुकूलन होता है वो नियंत्रण किस पर करती है, तो वो नियंत्रण करती है आपके ऑप्शन 4 पर अर्थात इन सभी पर। अर्थात तापमान को भी नियंत्रित करती है, आपकी आर्द्रता को भी करती है, वायु के वेग को भी करती है। अर्थात इन सभी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा कि जो आपका वातानुकूल प्रणाली तापमान, आर्द्रता, वायु वेग को नियंत्रित करती है, क्योंकि मनुष्य के आरामदेह स्थिति के लिए इन तीनों का ही अनुकूलन आवश्यक होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों पकता है। ठीक है, ऊंचाई पर खाना होता है वो देर में क्यों पकता है, किस कारण से। यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन है और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात कि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। आप लोग जैसे ही ऊंचाई पर जाते हैं या पहाड़ों पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, तो इस कारण खाना देर में पकता है। और इसका भी रीजन देख सकते हैं कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। अतः खाना पकाते समय पानी का तापमान कम रहने के कारण खाना देर से पकता है। ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि थर्मोकपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्मोकपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कार्य करता है आपके सीबेक प्रभाव पर। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, सीबेक प्रभाव। ये क्या होता है तो इसको भी समझ लीजिए कि जब दो भिन्न धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाता है, जब इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है और इस प्रभाव को ही सीबेक प्रभाव कहते हैं। ताप युग्म अर्थात कह सकते हैं कि आपके थर्मोकपुल थर्मामीटर तापमापी सीबेक प्रभाव पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्यों। आपके जो ऊनी कपड़े होते हैं वो सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, क्या कि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो समझ लीजिए यहाँ पर कि ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़ों के बीच में हवा होती है। ठीक है, ऊनी कपड़ों के बीच में हवा होती है और हवा ऊष्मा का कुचालक होती है, ऊष्मा का कुचालक होती है, इसलिए ऊनी कपड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है परमाणु बम की खोज किसने की। परमाणु बम की खोज किसने की। आप सबको पता होगा कि परमाणु बम की खोज आपकी 1941 में की गई थी आपके ऑटो हन के द्वारा। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऑटो हन के द्वारा आपके परमाणु बम को खोज की गई थी और आपका जो परमाणु बम है वो नाभिकीय बम के नाम से भी जाना जाता है। इस बम को बनाने में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न पूछा जाता है हमेशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्यों। अर्थात आप अगर ग्रीष्म काल में श्वेत वस्त्र धारण करेंगे तो ऐसा क्यों बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा
कि सफ़ेद वस्तु ताप का कम अवशोषण करते हैं, अर्थात जैसे ही आपकी सफ़ेद वस्तु होगा तो सूर्य के प्रकाश आएगी और रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर कपड़ा काला होता तो जितनी भी प्रकाश की किरण होती है सातों इनमें अवशोषित आती और गर्म हो जाती। ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर। ग्रीष्म काल में हमें श्वेत वस्त्र धारण करने की सलाह है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र कम से कम ताप का अवशोषण तथा अधिक से अधिक ताप का परावर्तन करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफ़ी सबसे ठंडी पाई जाएगी। कितना लॉजिकल आपका है। यहाँ पर आपका लॉजिक ये हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा कि खुरदुरा काला। खुरदुरा काला क्यों, देख लीजिए। खुरदुरा काला रंग विकिरण का अच्छा अवशोषक के साथ साथ उत्सर्जक भी होता है। ठीक है ना। इस कारण आपका जो खुरदुरा काला होगा वो आपका सबसे जल्दी आपका ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। जो ऊष्मा विकिरण होते हैं उनकी गति कैसी होती है, उनकी होती है आपके प्रकाश के बराबर। ऑप्शन राइट बी हो जाएगा कि प्रकाश के बराबर आपके ऊष्मा किरणों की गति होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होगा, क्योंकि मतलब कह सकते हैं कि कोई अगर लोहे का हथौड़ा धरते हैं तो आपका लकड़ी का हत्था कम गर्म होगा, जबकि वो जो लोहे का बना हुआ पार्ट है वो ज़्यादा गर्म होगा। क्यों, तो कह सकते हैं कि जो आपका लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है ना। इसलिए लोहा लकड़ी के अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इनमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब बताइए। ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए कि एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर ताप पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। तो बर्तन में भाप का दाब क्या हो जाएगा। तो बर्तन में भाप का दाब होगा वो आपका पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। जो आपके एक्सरे होते हैं वो आपके वास्तविक रूप से होते क्या हैं। ये जो आपके होते हैं वो होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। क्या होते हैं, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, अर्थात एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं। इनमें प्रकाश किरणों के सभी गुण पाए जाते हैं। प्रकाश एवं एक्स किरण में एकमात्र अंतर ये होता है कि एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य प्रकाश की अपेक्षा कम होता है, बस इतना अंतर है, लेकिन होती आपकी विद्युत चुम्बकीय ही तरंगे होती हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत यहाँ पर देख लीजिए आपका कौन सा है। तो 78 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा फर्स्ट, अर्थात आपका जो सौर ऊर्जा है। यहाँ पर देख लीजिए इसकी परिभाषा के अनुसार कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ के अधिकांश भागों में वर्ष के लगभग 300 दिनों तक धूप उपलब्ध रहती है, जिससे देश को प्रत्येक वर्ष लगभग आपको यहाँ पर 50,000 खरब किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप क्या होगा। ठीक है, जब दो आपके अधिक कह सकते हैं विभिन्न ताप की वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाएगा तो मिश्रण का जो ताप होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन ये दिया है अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से भी अधिक होगी। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है कि अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप के अधिक हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको आप बराबर करके देख लीजिए कि जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। इस प्रकार अधिक ताप वाली वस्तु के ताप में कमी तथा कम ताप वाली वस्तु में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। मान लो एक टेम्परेचर हाई है, इसका लो है, तो टेम्परेचर कहाँ से जाएगा, हाई से लो जाएगा ना। अतः मिश्रण का ताप अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाली ताप से अधिक होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है
कि वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात जो वायुमंडल की जो कह सकते हैं कि किस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात उसे कहते हैं, याद रखिएगा, दोनों में बड़ा अंतर होता है। क्या, अभी देख लीजिए कि चक्रवात सदैव पृथ्वी की गति की दिशा में रहते हैं, अर्थात जिस प्रकार से पृथ्वी रोटेट करती है उसी प्रकार से रोटेट होते हैं। चक्रवात के केंद्र में वायुदाब निम्न होता है, जबकि बाहर उच्च वायुदाब होता है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा कि चारों ओर उच्च दाब से घिरा केंद्र में निम्न दाब होता है। समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, आपको थ्योरी दे दी है और ये क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छे से दिया जाता है कि चक्रवात सदैव पृथ्वी की गति की दिशा में होते हैं। चक्रवात के केंद्र में अर्थात जो केंद्र होता है ना, वहां पर वायुदाब आपका निम्न होता है, जबकि बाहर का क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इस मात्रा को क्या कहते हैं, 81 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। और हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा गया है आपका कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है। ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका जो फोटो विद्युत सेल होता है परिवर्तित करता है। ठीक है ना। और यह एक वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 1270 से 1675 के पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात आप अगर 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयलों को गर्म करने की प्रक्रिया करते हैं, अर्थात गर्म करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग प्रभंजन आसवन। क्या बोलते हैं, प्रभंजन आसवन। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, प्रभंजन आसवन। ठीक है ना। ये आपका इसमें दिया है जैसे कि गैस का निर्माण वगैरह करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि 1 कैलोरी, 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानतः कितना बढ़ाने में समर्थ है। ठीक है, तो 1 कैलोरी, 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानतः कितना बढ़ाने में समर्थ हो जाएगा। ये हो जाएगा 84 का ऑप्शन राइट आपका थर्ड, अर्थात आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। ये आपकी क्या होती हैं, 85 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड, तारों के अंदर क्या होता है, तारों के अंदर आपकी जो कह सकते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप होता है नाभिकीय क्रियाओं में, तो तारों के अंदर होता है। ठीक है ना, तारों के अंदर होती है जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा उसके अंदर होने वाली संलयन क्रिया, अर्थात जो सूर्य के अंदर वो भी क्रिया होती है उसे संलयन क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्सरे का शोधक था, तो कह सकते हैं आपका यहाँ पर कि सन 1895 में जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर रोंटजन ने कैथोड नली में एक्स किरणों की खोज की थी और इन्हें रोंटजन किरणें भी कहा जाता है। ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा। एक्सरे का शोधक था आपका कौन, और रोंटजन, जिन्होंने आपके 1895 जर्मनी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं लकड़ी को, मानव अस्थि को, मांस को, त्वचा को, किसको पार नहीं कर सकते हैं, और आपको कमेंट करके बताना है। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।